हेलो फ्रेंड्स। आज हम डलहौजी की विस्तारवादी नीतियों को देखेंगे कि डलहौजी ने किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किया। तो डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1848 से लेके 1856 तक भारत में इसका कार्यकाल था। इसने भारत में विस्तारवादी नीति को तीन तरह से अपनाया। एक तो युद्ध के द्वारा अपनाया, युद्ध करके। दूसरा, कुशासन के आरोप लगाया। और तीसरा, इसने हड़प नीति में पाई, जिसे गोद निषेध नीति भी कहते हैं। इसके हम कार्य और सुधार भी देखेंगे, है ना। कार्य, शिक्षा में क्या कार्य किया इसने, परिवहन के क्षेत्र में क्या कार्य किया, संचार के क्षेत्र में इसने जो कार्य किया उसको हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो विस्तारवादी नीति में इसने जो युद्ध के द्वारा जीता उसे पंजाब सर्वप्रथम काउंट किया जाता है ना। पंजाब का जो द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था 1849 में, इसमें डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति प्रमुख थी। इसके पहले वाले वीडियो में पंजाब का कैसे विलय होता है ये पूरा मैंने बता दिया था। तो पंजाब का विलय डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा था। पेंगू, जिसे बर्मा कहते हैं, इसका भी विलय इन्होंने किया था 1852 में। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के तहत ये किया गया था। और अवध अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था, है ना। कुशासन का आरोप लगा दिया गया था, है ना। एक सरकारी रिपोर्ट आई थी। आप चलो कमेंट में बताइए कि कौन सी सरकारी रिपोर्ट आई थी और कौन सी गैर सरकारी रिपोर्ट आई थी जिसने अवध के शासन की प्रशंसा की थी, और कौन सी सरकारी रिपोर्ट थी जिसने अवध के शासन की निंदा की थी या आलोचना की थी। तो सरकारी रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया था। तो डलहौजी के काल में ये हुआ था। और उसने तीसरी नीति अपनाई थी, हड़प नीति, जिसे गोद निषेध नीति भी कहते थे। तो गोद निषेध नीति के अंतर्गत ऐसा ऐसा कहा इन्होंने, डलहौजी ने, कि जिस किसी भी देशी राज्य की कोई संतान नहीं होगी, है ना, पैतृक संतान नहीं होगी, उसके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इसके तहत उन्होंने कौन कौन से राज्यों को मिलाया? जैतपुर और संबलपुर को मिलाया 1849 में, बघाट को मिलाया 1850 में, उदयपुर को मिलाया 1852 में, झांसी को मिलाया 1853 में, है ना। तो झांसी को आपने देखा होगा, वीरांगना झांसी की रानी ने इसका विरोध किया था। और झांसी की रानी भी आप जो कहानी उससे सुनते हैं उसी से संबंधित है। जब झांसी का विलय किया गया था, जब गोद निषेध नीति के तहत झांसी का विलय किया गया था, वहां पे झांसी की रानी ने विद्रोह किया था। नागपुर का किया गया था 1854 में। तो ये गोद निषेध नीति थी। और इन नीतियों के अंतर्गत क्या हुआ था? 1857 का विप्लव भी भड़का था। 1857 का जो विप्लव हुआ था, है ना, विप्लव हुआ था या विद्रोह हुआ था, उसमें इन नीतियों की विशेष भूमिका थी। और कार्य सुधार क्या क्या किए थे उसने? शिक्षा, परिवहन, संचार के क्षेत्र में किए थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि डलहौजी के काल में किस तरह की गतिविधियां हुई थी। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, है ना। इसके अंतर्गत विलय विस्तार की नीतियों को अपनाया। विलय विस्तार की नीतियों को अपनाया 1813 से 1858 तक। काफी बड़े भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया। और इस समय मुक्त व्यापार की नीति का भी दौर चल रहा था। मुक्त व्यापार की नीति से हमारा तात्पर्य है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, है ना। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने से क्या तात्पर्य हुआ कि भारत में कोई भी ब्रिटेन की कंपनी आके व्यापार कर सकती थी। इससे क्या होगा कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना। औद्योगिक क्रांति के तहत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण हो रहा था, और उन वस्तुओं के बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, है ना। बड़े बाजार की आवश्यकता थी, तो बड़े बाजार को भारत के संदर्भ में देखा गया, और विभिन्न कंपनियां भारत में बाजार की तलाश में आने लगी ब्रिटेन की, है ना। इसलिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ और मुक्त व्यापार की नीति को बल प्रदान हुआ। अब हम देखेंगे डलहौजी ने कार्य या सुधार क्या क्या किए थे। तो डलहौजी का प्रमुख कार्य था कि उसने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया था। आधुनिक शिक्षा पर बल किया, इसके समय वुड घोषणा पत्र आया था। वुड घोषणा पत्र आया था 1854 में, जिसे भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा गया? वुड घोषणा पत्र जो आया था 1854 में डलहौजी के समय, इसे भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा गया। इस वुड घोषणा में क्या उपबंध थे? इस वुड घोषणा में ये उपबंध था कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालयों के निर्माण पर बल दिया जाएगा। मतलब जैसे लंदन विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती थी, वहां पे जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, उसी के आधार पर भारत में विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, है ना। ये
वुड घोषणा का प्रमुख प्रावधान था। संचार और परिवहन के क्षेत्र में क्या कार्य किया डलहौजी ने? पहली बार 1853 में रेलवे का परिचालन हुआ। रेलवे का परिचालन बॉम्बे से ठाणे के बीच हुआ पहली बार। किसके काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 में। 1852 में भारतीय तार विभाग, इंडियन टेलीग्राम तार विभाग की स्थापना हुई। 1854 में पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना। पोस्ट ऑफिस अधिनियम बना तो पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ, है ना, डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ तो संचार परिवहन में काफी सुविधा आने लगी। एक स्वतंत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग जिसे बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई, स्वतंत्र हुई, है ना। पहले ये सेना के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसको सेना के अंतर्गत से सेना के नियंत्रण से हटाकर एक अलग ही सार्वजनिक निर्माण विभाग बना दिया। इससे क्या हो गया कि जो रोड वाली चीजें थी, है ना, जो कनेक्टिविटी वाली चीजें थी, कंस्ट्रक्शन वाली चीजें थी, उनके निर्माण को बल प्राप्त हुआ, है ना। जैसे विभिन्न सड़कों के निर्माण को बल प्राप्त होने लगा, है ना। जो जीटी रोड था, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत हुई इसी के तहत। तो स्वतंत्र सार्वजनिक विभाग की स्थापना पहली बार, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई। भारत के सभी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए गए, है ना। बंदरगाहों को विदेशी व्यापार खोलने से क्या होगा कि जो समुद्र के थ्रू व्यापार होता था उसमें काफी चेंजेस आए और इससे मतलब व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। और बंदरगाहों को खोलने के साथ साथ क्या किया इन्होंने? बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभों की भी व्यवस्था कर दी। प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था से क्या हुआ कि रात में भी व्यापार किया जा सकता था, है ना। माल को चढ़ाना उतारना, जो भी गतिविधि होती है वो रात में भी संपन्न हो पाई। इससे क्या हो गया? 24 घंटे गतिविधियां संपन्न होने लगी। तो प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था कराई। लॉर्ड डलहौजी के काल में सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की जाने लगी, है ना। तो ये भी एक कार्य हुआ था उस समय। अब लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, जो मैंने अभी कार्य बताए हैं इन उपलक्ष्य में। जैसे उन्होंने क्या रेलवे का संचालन हुआ इसके समय, है ना, रेलवे का संचालन हुआ, और रेलवे का संचालन हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना हुई, डाक डाकतार डाकतार विभाग की स्थापना हुई, है ना। तो ये सब गतिविधि, और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई, है ना, वो डिस्पैच आया। तो इन आधार पर इसको भारतीय आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। परंतु आधुनिक भारत का निर्माता इस संदर्भ में कहा जाता है कि ये जो भी कार्य कर रहा था ये औपनिवेशिक हितों से पूर्ण था। औपनिवेशिक हित कैसे? जो ब्रिटेन की आवश्यकताओं को ध्यान में पूरा करके किया जा रहा था। ब्रिटेन की आवश्यकताओं को कैसे ध्यान में पूरा करके जा रहा था? देखो एक एक करके हम इसको समझेंगे, है ना, एक एक करके इसको हम समझेंगे। जैसे रेलवे का परिचालन किया, तो रेलवे का परिचालन ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को दूरस्थ मार्केट में ले जाने के लिए किया गया, और उस रेलवे के थ्रू अगर कहीं विद्रोह वगैरह होता है तो उस रेलवे का प्रयोग भी किया जा सकता है सैनिकों की आवाजाही में, तीव्र आवाजाही के लिए किया गया। तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। तार विभाग की भी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि कोई संदेश वगैरह सेंड करना हो तो तीव्र गति से हो जाए। पोस्ट ऑफिस विभाग की भी जो अधिनियम लाया गया ये भी इसी परिप्रेक्ष्य में लाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी इसीलिए की गई कि जो ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की तीव्र सप्लाई हो सके रोड के माध्यम से। और विदेशी ये बंदरगाहों को खोलने के लिए, बंदरगाहों को इसलिए खोला कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को बल प्राप्त हो सके, ठीक है, प्रकाश स्तंभों की व्यवस्था की जा सके। तो ये जो भी कार्य किए जा रहे थे वो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। तो इस तरह से इनका आलोचनात्मक हम अध्ययन भी कर सकते हैं कि जो भी इन्होंने कार्य किए ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए किए, परंतु इनको एक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण किया जो भारत में पहले कभी नहीं हुई थी। आधुनिक चीजों का निर्माण इन्होंने किया। तो आज का वीडियो ये हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में तुरंत मिलेंगे। उसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।